नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें रिपोर्टर, कैमरा, राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना जरूरी है और सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में हम आपको पूरा देश दिखाएंगे, घटनाएं दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और सबसे बड़ी बात ये, सबसे खास बात ये कि इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी आपको दिखाएंगे जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। सबसे पहला सत्य पंजाब का, जहां बवाल मचा हुआ है, जहां गदर मचा हुआ है, क्योंकि अजनाला जेल से खालिस्तान समर्थक लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद तूफान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। लवप्रीत तूफान को रिहा करवाने के पीछे वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह का हाथ है और ये वही अमृतपाल है जिसके इशारे पर कल अमृतसर में भारी बवाल हुआ था। खालिस्तानी समर्थकों ने बंदूक और तलवार के साथ पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। ये कल की तस्वीर आपके सामने है और फिर आज की तस्वीर भी आपके सामने। बिल्कुल है मेरा मेरी कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜ਼ੋਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਏंगे, महाराज का शुक्राना करेंगे, बस चढ़ती कला। तो तूफान की रिहाई के बाद पंजाब सरकार पर सवाल हैं, ढेर सारे सवाल हैं कि पंजाब के बवाल को पंजाब सरकार नहीं संभाल पाई और आखिरकार उसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ कर दिया है कि अजनाला में जो भी हुआ उसकी मुकम्मल जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय ने बातचीत की है, सुनाते हैं। अर्पित शुक्ला, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से अजनाला में हुआ और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजीपी साहब ने की, पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है आगे? जैसा कि आप सारे जानते हैं, डीजी साहब ने आपको अभी ब्रीफ किया है कि जो कल अजनाला में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसकी तहकीकात की जा रही है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ हैं, वो इस्टेब्लिश करेंगे कि ये सारा मसला कैसे हुआ, कौन इन चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड हैं और इस तरह थाने का इस तरह अटैक करना, इस तरह की जो भी कार्रवाई हुई है इसका पूरा हम वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ये धार्मिक पालकी साहब का और गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ ले जाना, वो एक बड़ी दुखद घटना है कि गुरु साहब को, जिसकी हमारा सारा पंजाब नहीं सारा विश्व जिसकी आदर और सत्कार करते हैं, उनको इस तरह के तरह यूज़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब पुलिस ने पहले भी लोगों के विश्वास पे खरे उतरे हैं और अभी भी वी आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। वी विल इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर एंड कम्युनल हार्मनी स्टेज इन पंजाब। और जिस तरह से अजनाला में पालकी साहब को सामने करके कायराना हमला किया गया पंजाब पुलिस पर और जो माहौल बनाया गया है, ये बहुत ही गलत है और आने वाले वक्त में वो पूरी वीरता के साथ पंजाब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जो भी इसके दोषी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर से कैमरामैन भोपाल सिंह जीना के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पिछले 24 घंटे में पंजाब जिस बवाल का गवाह बना है, ऐसा दशकों बाद देखा गया।
कट्टरपंथी अमृतपाल के इशारे पर सैकड़ों खालिस्तानी समर्थकों ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया। बंदूक और तलवार लेकर पुलिस को धमकी दी, थाने पर कब्जा किया। बावजूद इसके पंजाब सरकार सरेंडर के मोड में दिखी और भगवंत मान सरकार को लगता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। लेकिन सत्य क्या है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। पंजाब के अमृतसर में कल जो हुआ वो सबने देखा। वारिस पंजाब दे के जत्थेदार कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी। तलवारों और बंदूकों के साथ अमृतपाल के खालिस्तानी समर्थक जुटे और अजनाला पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। पूरे थाने पर कब्जा कर लिया। अमृतसर में इतना बवाल हुआ, पुलिस वालों को पीटा गया। कट्टरपंथी बंदूक और तलवार से पुलिस वालों को डराते रहे। लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा को ऐसा कुछ नहीं नजर आया। उनके लिए तो ये सामान्य बात है। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਭਲਾਈ ਫੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੁੜੀ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों की माने तो पंजाब सरकार खालिस्तान और तालिबान की राह पर चल पड़ी है। जो कल अमृतसर में हुआ है उससे ये साफ जाहिर है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस वक्त बजाय के इस मुद्दे को लेकर कोई पॉलिटिक्स खेले, सभी का दायित्व बनता है कि इस उभरती हुए हालात को, जो चिंताजनक हालात हैं, उन पर मिलकर नियंत्रण काबू पाया जाए। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अमृतसर में ये पूरा बवाल हुआ क्यों। दरअसल अमृतपाल लवप्रीत तूफान के खिलाफ केस दर्ज करने का विरोध कर रहा था। उसने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसके बाद अमृतपाल अपने हजारों समर्थकों के साथ अजनाला थाने पहुंचा और बवाल मच गया। आखिरकार पुलिस ने लवप्रीत तूफान को छोड़ने का फैसला लिया। वहीं अब पुलिस हालात को काबू में बता रही है। उस सारी चीज की एनालाइज करके फिर ही हमें कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो अभी क्या कहेंगे, सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है जी, कोई ऐसा नहीं। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। पुलिस के साथ समझौते के तहत किडनैपिंग के आरोपी लवप्रीत तूफान को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या पंजाब में कानून नहीं बंदूक और तलवार की चलती है? क्या कट्टरपंथियों के आगे कट्टर ईमानदार सरकार बेबस पड़ गई? अमृतसर से ओम प्रकाश राय की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और ओम प्रकाश राय ने स्वयं ग्राउंड जीरो से इन तमाम चीजों को कवर किया है। ओम प्रकाश राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अगर बता पाएं कि कल और आज के घटनाक्रम में हमने, क्योंकि शुरुआत में सत्य में दो तस्वीरें भी दिखाई, तो सत्य समझना चाहती हूं मैं आपसे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब सरकार दबाव में आई, लेकिन डीजीपी साहब कह रहे हैं, एसएसपी कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम हुआ है। तो वो सत्य जो बेहद बारीक है और जो शायद हो सकता है बहुत सारी परतों के नीचे इस समय छिपा हुआ हो, वो सत्य क्या है? दबाव है, कानून है? क्योंकि कल जो तस्वीरें देखी उसके बाद नहीं लगता है कि ये कानून का राज है। आप बंदूकों से, असलहों से लैस होकर सैकड़ों की तादाद में थाने को घेर लेंगे। एक तरीके से पंजाब की सारे लॉ एंड ऑर्डर को आप ठेंगे पर रखेंगे, दबाव बनाएंगे, धमकियां देंगे। इसका सत्य क्या है? सत्य यही है गरिमा कि अलगाववादी हावी हैं पंजाब में, और जिस तरह से उन्होंने थाने पर हमला किया, लवप्रीत को आज छोड़ा गया है। सवाल सत्य का यह है कि जिस लवप्रीत तूफान को छोड़ा गया, उसी को छुड़ाने के लिए जो वहां जत्था आया था, उसने 6 पुलिसकर्मियों को, डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 6 पुलिसकर्मियों को उन्होंने घायल किया है, जिसमें एक जो वहां के एसपी हैं, वो हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं, उनको 11 टांके लगे हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति को छुड़ाने जो जत्था आया है, वो 6 पुलिसकर्मियों को घायल
कर सकता है, तो क्या जिस आदमी ने मामला उस पर दर्ज किया है उस पर उसने हमला नहीं किया होगा? तो सत्य सारी दुनिया देख रही है, लेकिन पंजाब पुलिस आज जिस तरह बेबस नजर आई अलगाववादियों के सामने, और अगर कहा जाए कि धार्मिक आड़ लेकर, और जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया धार्मिक वहां, तो ये कैसा दबाव आ गया। पहले भी सरकारें पंजाब में रही है, लेकिन कट्टर ईमानदार सरकार का नारा देने वाले, जिसमें अगर कहा जाए कि कई लोग पहले पकड़े गए, कई मामले हुए हैं, वो आज जो है ये कट्टर, क्या यहाँ जो समर्थक आए कट्टर उनके सामने झुक गई। और पंजाब के इतिहास में और पंजाब पुलिस के लिए ये काला दिन जो रहा आज, जो इसको छोड़ा गया है। जी, तो यानी कि माना जा सकता है सत्य, जैसे ओम प्रकाश आप बता रहे हैं कि अलगाववादियों के सामने सरकार झुकी हुई नतमस्तक नजर आई है, और सत्य यही है। लेकिन कट्टरपंथियों के आगे सरकार का झुकना कोई बहुत खुश कर देने वाला सत्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस बातचीत के लिए। और अब बात मिशन नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। हालांकि आसाम के जरिए बीजेपी नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बनाने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जो बीजेपी की पकड़ से दूर हैं, और इसीलिए मेघालय का जो महासमर आने वाला है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बेहद मजबूती के साथ, मुखरता के साथ लीड कर रहे हैं। मेघालय के गुलाबी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली ने फिजा को केसरिया कर दिया। नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में तमाम समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए, और जन सैलाब ने भी उन्हें भरपूर अभिनंदन दिया। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा, और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। मेघालय, जहां 27 फरवरी को वोटिंग है, और ठीक 3 दिन पहले मोदी सियासी समीकरण बदलते नजर आए। उन्होंने मोदी की कब्र को बड़ा मुद्दा बनाया, कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा जितना मोदी की कब्र खोदने की बात कहेंगे उतना मोदी कमल खिलाएगा। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पिछले चुनाव में बीजेपी को 60 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से बीजेपी और एनपीपी की राह अलग है। वैसे लड़ाई छोटी हो या बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कमान स्वयं संभाले नजर आते हैं। मेघालय का महामिशन भी प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो नॉर्थ ईस्ट का ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने कंधों पर संभाले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, जैसा हमने इस रिपोर्ट में भी बताया, कि बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल के पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। कल एयरपोर्ट पर जो हुआ उस घटनाक्रम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और कहा कि जो मेरी कब्र खोदना चाहते हैं उनके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कमल खिलने वाला है। ये अंदाज नजर आया लोगों का। केएम शर्मा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे ताकि वो असल तस्वीर और तस्वीर का सत्य हमारे सामने रख पाएं। कृष्ण मोहन, ये बताएं कि अभी जब नॉर्थ ईस्ट की ये चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, ऐसे में ये जो बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि कब्र खोदने वाले नहीं जानते कि कमल खिल रहा है, ऐसे में क्योंकि गुजरात की तस्वीर मेरे सामने आती है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी तरह के बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल एक तरीके से नैरेटिव बनाया, ठीक वही तस्वीर यहां दिख रही है। मेघालय पर कुछ असर होगा इस तकरीर का?
देखिए, नरेंद्र मोदी पब्लिक के नब्ज को पकड़ना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और वो इमोशनल होकर जब बातें करते हैं तो लोग उनसे रिलेट करते हैं। कल जिस तरीके से पवन खेरा की गिरफ्तारी हुई और कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पे नारेबाजी की कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो उसका वो जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है और जो लोग निराश हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जनता का जब हमारे साथ है और हमारे पास आशीर्वाद है तो कोई मेरी कितनी भी कब्र खोद ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों को कहा कि आप हमें वोट दीजिए, कि जो लोग कब्र खोदना जानते हैं वो काम क्या करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। हमने वादा किया था, जो काम किया है आगे भी हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन आपका इस जानकारी के लिए। तो मेघालय में कमल खिलेगा या नहीं, कृष्ण मोहन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कनेक्ट करते हैं लोगों से और जब जब वो संवाद करते हैं तब तब उसका प्रभाव जनता पर होता है। और शायद ये जो स्टेटमेंट है ये इस बात का सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, मेघालय पर उसका प्रभाव होगा। बात छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस का सत्य नुमाया हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति के लिए चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष CWC सदस्यों को नामित करेंगे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब यह जिम्मेदारी आ गई है कि कांग्रेस कार्य समिति में संशोधन किए जाने हैं। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व PM स्थायी सदस्य बनेंगे। तो यानी कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है CWC, जो कि सबसे बड़ी कार्यकारिणी समिति है, उसके सदस्यों को कांग्रेस अध्यक्ष नामित करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा। प्रशांत त्यागी इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताएं कि बहुत बड़ा सवाल उस समय उठ रहा था जब माफ कीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस के संगठन में चुनाव नहीं हुए थे। तो जवाब दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर कि हाँ, चुनाव कांग्रेस करा सकती है। ऐसे में ये जो फैसला है, क्या फिर इसी तरह की आलोचना को जन्म नहीं देगा, और कारण क्या है इसका? करीबा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है 3 दिवसीय, उसको हाथ से हाथ जोड़ो थीम पर आधारित किया गया है। और आज सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें करीब 16 प्रस्ताव और 32 नियमों में जो संविधान संशोधन है उसके 16 प्रस्ताव और 32 नियमों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ CWC एक बड़ा मुद्दा था इस पूरी अधिवेशन को लेकर कि 26 साल बाद क्या CWC के चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि 2 कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने CWC के चुनाव होने की बात कही थी, लेकिन बाकी जो स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबरान थे, जो जितने और सदस्य थे, उन्होंने इस पर अपना प्रस्ताव दिया कि इसके CWC के चुनाव नहीं होने चाहिए। तो और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो अन्य सदस्यों को नामित कर सके। और जो खबर और भी निकल कर जो आई है उसमें कहा गया है कि जो नंबर है वो भी अब बढ़ा दिया जाएगा। जो पहले करीबन 23-24 CWC के मेंबर्स हुआ करते थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 32 कर दिया जाएगा। जो निगाहें सभी लोगों की इस अधिवेशन को लेकर टिकी हुई थी वो CWC का चुनाव था। अब ऐसे में पार्टी में फूट ना पड़ जाए, अलग थलग चीज़ें ना होने लगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, साथ ही साथ 8-9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो इस अधिवेशन का मेन मुद्दा है वो आगे की रणनीति तय करना है। तो ऐसे में पहले भी अटकलें इस तरह की लग रही थी कि ऐसा मुश्किल होगा कि CWC के चुनाव हों, क्योंकि अब तक 26 साल हो चुके हैं और इस तरह का चुनाव नहीं देखा गया। अब ऐसे में जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री CWC में हो जाएगी, जिसमें सोनिया गांधी आती हैं, राहुल गांधी आते हैं। दूसरे प्रावधान की अगर बात करें तो संशोधन की बात भी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 50% हिस्सेदारी 50 उम्र के जो नीचे के युवक या फिर युवतियां हैं, जो नौजवान हैं, उनको संगठन में या फिर आगे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पार्टी में वो दी जाएंगी। तो इसको लेकर भी संशोधन किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अब युवा कांग्रेस की तरफ कांग्रेस विचार कर रही है और CWC का चुनाव ना कराना एक इसी तरफ जो है अंदेशा देता है, या फिर कहें कि एक चीज बता रहा है, दर्शा रहा है कि ये जो भी अधिवेशन चल रहा है प्रशांत, अगले साल, माफ कीजिएगा, इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं और फिर अगले साल आम चुनाव है। तो देखना यह होगा कि इस अधिवेशन से कौन सी संजीवनी कांग्रेस लेकर उठती है और क्या उस संजीवनी के भरोसे 2024 तक की जो यात्रा है उस तक अपनी विजय पताका फहराने का काम कांग्रेस कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बेनकाब किया और एक बार फिर पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पोल खोली है। वैश्विक पटल पर भारत एक बार फिर अपनी बात मजबूती से कहता हुआ नजर आया है और पाकिस्तान को खुलकर आतंक का पनाह देने वाला देश बताया है। पाकिस्तान यानी आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़, पाकिस्तान यानी गरीबी और भुखमरी का शिकार, पाकिस्तान यानी चीन के टुकड़ों पर पलने वाला रीढ़ विहीन मुल्क। इसी पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाया है। एस जयशंकर ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान का सच्चाई से सामना कराया। विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि जिस देश की बुनियाद आतंकवाद हो वो कभी मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल सकता। A country has to fix its economic issues. A country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. वहीं संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान पर चुटकी ली है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान को गेहूं भेजकर तो मदद की ही जा सकती है। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई, पाकिस्तान की आतंकी करतूतों पर जमकर लताड़ लगाई, पाकिस्तान को आतंक का पनाहगाह बताया। Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है और बढ़ती महंगाई की वजह से गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाएंगे। आदित्य, निश्चित तौर पर ये भारत की ताकत का ही एक तरीके से मुजाहरा है, क्योंकि चीन को भी जवाब विदेश मंत्री जयशंकर वैश्विक पटल पर भी दे रहे हैं और पब्लिक डोमेन में भी उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं और एक बार फिर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बेबाकी और मुखरता के साथ घेरा है। जी हाँ गरिमा, देखिए भारत अब बदल चुका है और उसी बदले अंदाज में चाहे पड़ोसी देश चाइना हो या फिर पाकिस्तान, दोनों को दो टूक सबक दे रहा है और उसमें स्पष्ट कर रहा है। कभी इस अंदाज में बात कही जा रही है कि यदि आप सांप पालेंगे तो ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। उसी अंदाज में आज दूसरी बात कही गई है कि यदि आप आतंकवाद पालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुशहाल रहेंगे। तो चाहे जयशंकर प्रसाद हों, हमारे विदेश मंत्री, या फिर विदेश सचिव हों, हर प्लेटफॉर्म पर भारत दो टूक जवाब दे रहा है और पाकिस्तान की जो हालात हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बात सिर्फ आटे और दाल की ही नहीं है। अगर वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें गरिमा, तो वहाँ पर लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अगर लोगों को नॉर्मल सा वायरल फीवर भी होता है, जो दवा भारत में, अगर हम डोलो की बात करें या पैरासीटामोल की बात करें, तो भारत में 5 रुपए मिल जाती है, वो वहां पर 75 रुपए में भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में लोग इलाज के अभाव में भी दम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो सत्य यही है आदित्य कि जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। सत्य, अल्टीमेट सत्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और दर्शकों को लिए चलते हैं इस समय सदन में, क्योंकि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर यहां जबरदस्त बवाल है। बवाल थमता हुआ दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये दिल्ली की लड़ाई है जो आप इस समय देख रहे हैं एमसीडी सदन में। परसों देर रात से जो बवाल शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है। अभी भी दिल्ली एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और जो खबर है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आई। भाषा बोलती हूँ मैं न्यूज के ऊपर।
तो बताइए अब सत्य कहां तक पहुंच गया है सियासत का, इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है। क्योंकि हाथापाई सिर्फ नहीं हुई है, खून खराबा तक हो रहा है। तो वो आपस में जब संघर्ष इतना बढ़ गया तो निश्चित तौर पर कोई गिर गया, किसी को चोट लगी है, मेरे भी पैर में चोट आई है। अब ये है सत्य, ये सियासत का सत्य आप देख लीजिए। और ये सत्य सामने आ रहा है दिल्ली एमसीडी सदन से। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद, और ये वही लोग हैं जिन्हें चुनकर भेजा गया है इस संवैधानिक संस्था में, ताकि वो दिल्ली की सूरत हाल बदल सकें, दिल्ली की व्यवस्था को बदल सकें। लेकिन इन्होंने सदन की व्यवस्था को बदहाल कर दिया। ये देखिए, ये महिला पार्षद है जो चढ़ी हुई नजर आ रही है अपने ही सिटिंग अरेंजमेंट पर। इस तरह की तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन की। तो तकरीबन 48 घंटे ये माना जा सकता है। पहले 24 घंटे के बाद एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रेक के ठीक बाद फिर से गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और फिर से यह हाथापाई, यह खून खराबा दिल्ली एमसीडी सदन में देखने को मिला। और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं कि असल सत्य सियासत का यही है, कुर्सी है तो सब सही है। सत्य में फिलहाल इतना ही, कल फिर कुछ और खबरों का सत्य आप तक पहुंचाने का प्रयास होगा। नमस्कार।